टू माय चैनल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश की सीरीज़, जिसमें हम रोज़ 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा आज का डे 1। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज द सेंटेंसेस टू फॉर्म अ पैराग्राफ। तो ये हमें 4 सेंटेंस दिए हुए हैं जिन्हें हमें रीअरेंज करना है, जिससे हमें एक पैराग्राफ की फॉर्म में बन जाए। ये हमारे जम्बल्ड सेंटेंसेस होते हैं, PQRS वाले फॉर्मेट में हमें इनको बताना होता है। अ की स्ट्रैटेजी इज़ टू चेंज फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इंक्लूडिंग सोलर, विंड, वाटर, जियोथर्मल पावर। तो इन क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे सेंटेंस 2 स्टेट्स द सेंट्रल प्रॉब्लम, यानी कि सबसे पहले आपको 4 स्टेप्स पे इसको सॉल्व करना है। पहला कि आइडिया क्या है, कि सेंट्रली किस बारे में बात हो रही है, फिर क्या स्ट्रैटेजी, फिर रिजल्ट और फिर सपोर्ट। ठीक है, तो जैसे हमें लग रहा है कि जो सेंटेंस नंबर 2 है वो हमें बता रहा है कि ये किस बारे में बात है, कि वर्ल्ड कम्युनिटी मस्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस इट्स रिलायंस ऑन कार्बन इंटेंसिव एनर्जी प्रोडक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमें पता चला कि फिर इसकी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, फिर उसके बाद कैसे हम इसकी एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, और लास्ट हमें लग रहा है कि पॉलिसीज़ जो एनकरेज करती हैं एनर्जी एफिशिएंसी को। सो इसका करेक्ट आंसर होगा 2134। 2134। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज द सेंटेंसेस। फिर से हमारे पास 4 सेंटेंस दिए हुए हैं और हमें इन्हें रीअरेंज करना है इन द करेक्ट ऑर्डर, जो एक पैराग्राफ बने करेक्टली। तो अगर हम इनको पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो मेन आइडिया हमें मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन के बारे में बात हो रही है। कम्युनिकेशन इज़ एन इंट्रिकेट प्रोसेस दैट इन्वॉल्व शेयरिंग थॉट्स, इमोशंस एंड इंफॉर्मेशन अमंग पीपल। उसके बाद इसका डिटेल में जा रहा है कि नॉन वर्बल सिग्नल्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इन्फेरेंस कि देयरफॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन फार मोर देन वन लैंग्वेज, और फिर लास्ट में ये कंक्लूजन वाला आपको दिखता है सेंटेंस। तो इसका आंसर होगा 3214। 3214। Sentence 3 defines communication as a complex process. Step 2 detail. Sentence 2 introduces non-verbal signals as supporting detail. Step 3 inference. Sentence 1 serves as a concluding statement, और फिर nuance provides a final insight. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसे हमें डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। The professor said that silence must be maintained in the class. तो प्रोफेसर ने कहा कि साइलेंस जो है वो मस्ट बी मेंटेन्ड इन द क्लास। ये इनडायरेक्ट स्पीच है। अब डायरेक्ट स्पीच में हम इसको कैसे बदलेंगे? तो जब भी कोई आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, यानी कि कोई इंस्ट्रक्शन दी जा रही होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो कंजंक्शन होती है वो जैसे कि डैट हो गया, उसको हम रिमूव कर देते हैं इन्वर्टेड कॉमास के साथ। जो ये डैट लिखा है ये आपका हट जाएगा इन्वर्टेड कॉमास के साथ या सिंपल कॉमास के साथ। ठीक है, और सेड डैट को हम मस्ट बी में चेंज कर देंगे क्योंकि ये डायरेक्ट कमांड वर्ब है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा आपका मेंटेन साइलेंस इन द क्लास सेड द प्रोफेसर, और इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? The professor said that silence must be maintained in the class. टेंस की कोई शिफ्ट नहीं होगी क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट में है तो पास्ट में रहेगा, क्योंकि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, मेंटेन साइलेंस, हम ये वाला वर्ड यूज़ करेंगे, मेंटेन साइलेंस इन द क्लास सेड द प्रोफेसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है। अब इसमें आपको डायरेक्ट दिया हुआ है और आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। रिहाना सेड आई सॉ हिम लास्ट नाइट। तो रिहाना सेड के बाद जो इन्वर्टेड कॉमर्स होते हैं हम उसको, तो देखिए रिहाना ने कहा कि आई सॉ हिम लास्ट नाइट, तो इसमें हम करेंगे रिहाना सेड। आई किस में बदल जाएगा? आई बदल जाएगा शी में। सॉ हिम लास्ट नाइट, तो ये क्या है? पास्ट में है। तो जब पास्ट में आपका सेंटेंस होता है तो वो डायरेक्ट स्पीच में किस में बदल जाता है? पास्ट परफेक्ट के अंदर। तो हम सॉ को किस में बदल देंगे? हैड सीन में। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? हैड प्लस V3, तो हैड सीन हिम द प्रीवियस नाइट। लास्ट नाइट को हम किस में बदल देते? प्रीवियस नाइट में। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? रेहाना सेड शी हैड सीन हिम द प्रीवियस नाइट। टाइम एक्सप्रेशन देखिए, आई हैज सीन हिम लास्ट नाइट, और जो प्रोनाउन था आपका आई वो किस में बदल जाएगा? शी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्लेस द हाईलाइटेड पार्ट के जो आपके क्वेश्चन होते हैं। देखो क्या कह रहा है, द मैनेजर आस्क्ड टू श्रेयाश टू सबमिट द रिपोर्ट। तो मैनेजर ने श्रेयाश को कहा कि वो रिपोर्ट को सबमिट करे। तो आस्क्ड टू श्रेयाश तो गलत है, तो इसमें क्या होगा? द मैनेजर आस्क्ड श्रेयाश डैट सबमिट द रिपोर्ट, ये तो मतलब तुक्की नहीं बैठ रहा। मैनेजर रिक्वेस्टेड श्रेयाश टू सबमिट, मैनेजर है, देखो श्रेयाश एक बंदा है, वो उसका मैनेजर है, तो वो उससे रिक्वेस्ट नहीं करेगा, वो उसको आस्क ही करेगा, वो उसको बोलेगा ही। ठीक है, तो रिक्वेस्ट नहीं होगा। मैनेजर आस्क्ड श्रेयाश टू सबमिट द रिपोर्ट, आस्क्ड टू श्रेयाश नहीं होगा, आस्क्ड श्रेयाश टू हटेगा, टू सबमिट द रिपोर्ट। ठीक है। The verb ask does not take the preposition to when followed directly by the object or the person। तो asked के साथ हम directly to नहीं लगा सकते जब उसके just बाद आपका ऑब्जेक्ट हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, replace the highlighted part। No sooner had I reached the station when the train departed। नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन, तो आपको पास्ट परफेक्ट में मिल रहा है। व्हेन द ट्रेन डिपार्टेड, तो देखो व्हेन नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन दैन द ट्रेन डिपार्टेड। व्हेन क्या होता है? दैन द ट्रेन डिपार्टेड। ये आपके को रिलेटिव कंजंक्शन है। एक पार्ट ये हो गया कि आप ने स्टेशन पे पहुंचे, दूसरी लाइन आप बता रहे हैं कि ट्रेन जो है वो डिपार्ट हो गई, चली गई। तो नो सूनर के बाद हमेशा जब आपका नो सूनर आपको दिखे सेंटेंस के अंदर, तो हमेशा आपका दैन आएगा। ठीक है। और जब आपको हार्डली, स्कार्सली, तो आपका व्हेन आएगा। ठीक है। तो नो सूनर हैड सब्जेक्ट V3 देन दैन और फिर आपका क्लॉज आएगा। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है आपने? आपको ये याद रखना है कि जब भी आपको सेंटेंस में नो सूनर दिखेगा तो आपका क्या आएगा? दैन आएगा सेंटेंस के अंदर। और जब आपको दिखेगा स्कार्सली या हार्डली तो आपका व्हेन का इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि पैसेज टाइप आपके क्वेश्चन होते हैं वो बहुत आते हैं। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो ये पूरा पैसेज मैंने दे रखा है, छोटा छोटा दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्योंकि एक ही स्लाइड में पूरा पैसेज डालना और फिर क्वेश्चंस को डालना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है। और पैसेज साइड में नहीं लगेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में भी दिक्कत आएगी, इसलिए डालना पड़ा। तो देखो क्या कह रहा है ये, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट फैक्टर्स डिसाइड इफ़ सोशल मीडिया स्ट्रेंथन्स और वीकेंस डेमोक्रेसी। तो जो हम पैराग्राफ ही आपको साइड में दिया हुआ पैसेज, उसके अकॉर्डिंग ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है या फिर वीकन होती है। तो सबसे पहला होता है आपके पॉलिटिकल एड्स,
फंडिंग, सोसाइटल इंटेंट एंड एथिकल यूजेज, या फिर इन्फ्लुएंसर्स। तो वैसे भी अगर आपने पैसेज नहीं पढ़ा तो आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया का फंडिंग, पॉलिटिकल एड्स, इनसे कोई मतलब नहीं है। मतलब सॉरी, सोशल मीडिया का नहीं, मैं डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी तो क्या है, आज़ादी है, तो उसका पॉलिटिकल एड्स, फंडिंग, इनसे नहीं। एक सोसाइटल इंटेंट और एथिकल यूज़ आप करते हैं तो आप अपने व्यूज़ सोशल मीडिया के ऊपर रख सकते हैं, और यही डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो अगर हम पैसेज में बात करें कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ पर है, एक तो जब आप कॉम्प्रिहेंशन वाले करें तो एक बारी में ही पूरा पैसेज, पहले जो 5 क्वेश्चन आते हैं इसी पैसेज पे बेस आपके 7, 8, 9, 10, 11 तक होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे, 5-6। तो पहले उन सब क्वेश्चंस को पढ़ लो कि क्या क्या क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, और फिर एक बार ये पैसेज पढ़ लो, फिर सॉल्व करने लगोगे तो फटाफट हो जाएंगे, 5 सेकंड में 5 हो जाएंगे। पर पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, फिर पैसेज को रीड करेंगे। अब मेरे पास एक ही स्लाइड है तो इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन करके करा रही हूँ। ठीक है, तो देखो सोशल मीडिया और स्ट्रेंथन कैसे वीकन करते हैं। तो लास्ट पैराग्राफ आप देखेंगे, अगर फाइनल पैराग्राफ, तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन डेमोक्रेसी। और हमें भी यही बताना है कि सोशल मीडिया के कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डेमोक्रेसी पे हमारे वर्क करते हैं। तो कह रहा है द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन डेमोक्रेसी देयरफॉर इज कंटीजेंट नॉट जस्ट ऑफ इट्स टेक्नोलॉजिकल आर्किटेक्चर बट ऑन एथिकल फ्रेमवर्क। तो उसको कोई टेक्नोलॉजिकल आर्किटेक्चर से मतलब नहीं है। जो अपना सोशल मीडिया का रोल है वो मेन जो है उसका एथिकल फ्रेमवर्क के हिसाब से अगर हम यूज़ करते हैं ना, कि एथिकली यूज़ करते हैं, ढंग से यूज़ करते हैं, एथिक्स के साथ, मॉरल्स के साथ, तो ये हमारे बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है, रेगुलेटरी ओवरसाइट, मीडिया लिटरेसी, एल्गोरिथमिक्स, ट्रांसपेरेंसी इज एसेंशियल टू हार्नेस डेमोक्रेटिक पोटेंशियल। ठीक है, और अब देखो ये तो हो गया आपका स्ट्रेंथन, जो आपका हमने बताया कि ये आपको स्ट्रेंथन करती है। और आपका देखें वीकनेसेस के बारे में, सोशल मीडिया इज़ नाइदर इनहेरिटली वर्चुअस कॉरोसिव, इट इज़ अ मिरर ऑफ सोसाइटल इंटेंट। यानी कि 2 चीज़ें हमें दिखी कि एक तो मिरर ऑफ सोसाइटल इंटेंट एंड इट्स इम्पैक्ट डिपेंड ऑन हाउ विल्डेड बाय सिटीजन्स, इंस्टीट्यूशन एंड प्लेटफॉर्म। तो इसलिए इसका आंसर 3rd पार्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट रेमेडी डज ऑथर प्रपोज टू कर्ब द मिसयूज़ ऑफ सोशल मीडिया। अब जैसे आपको पता है कि सोशल मीडिया का कितना ज़्यादा मिसयूज़ हो जाता है, तो क्या रेमेडीज़ बता रहा है ऑथर कि जिससे आप सोशल मीडिया के जो क्या कहते हैं उसको, मिसयूज़ से बच पाएँ। तो वो होगा आपका मीम कल्चर। ऑफ कोर्स मीम कल्चर तो सोशल मीडिया के मिसयूज़ को बढ़ाता ही है, मेरे को लगता है। लीगलाइजिंग कंटेंट, अगर आप कंटेंट को लीगलाइज कर देंगे तो इससे भी ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं। एल्गोरिथमिक ट्रांसपेरेंसी एंड मीडिया लिटरेसी, जो मीडिया पे लोग डाल रहे हैं, अगर हम लोगों को मीडिया लिटरेसी बताएंगे क्या होती है, आपको किस तरह का कंटेंट पब्लिक को दिखाना चाहिए, क्या ठीक रहता है, तो उससे ही फ़ायदा होगा, क्योंकि हमें पब्लिक को ही एजुकेट लिटरेट बनाना पड़ेगा, मीडिया लिटरेसी सिखानी पड़ेगी लोगों को। ठीक है, ग्लोबल सेंसरशिप नहीं। तो एल्गोरिथमिक ट्रांसपेरेंसी एंड मीडिया लिटरेसी। तो पैसेज एक्सप्लिसिटली लेट्स रेगुलेटरी ओवरसाइट, मीडिया लिटरेसी, एल्गोरिथमिक ट्रांसपेरेंसी एज द एसेंशियल हार्ट टू हार्नेस डेमोक्रेटिक। आपको अगर मैं पैराग्राफ में दिखाना चाहूँ तो हमने अभी ही पढ़ा है कि कॉन्टीजेंट, देखिए इसमें लिखा है कि रेगुलेटरी ओवरसाइट, मीडिया लिटरेसी, ये सब आर एसेंशियल टू हार्नेस द डेमोक्रेटिक पोटेंशियल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच फैक्टर एज मैंशनड इन द पैसेज हेल्प्स सोशल मीडिया एलिवेट मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस टू, मतलब जो वॉइसेस ज़्यादा हमारे तक नहीं पहुंच रही, तो कौन से फैक्टर से वो एलिवेट होती हैं। तो इसका आंसर है वायरल रीच एंड ग्रास रूट मोबिलाइजेशन। तो पैराग्राफ नंबर 3 में आपको मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे आपको सारा चीज़ें देखने को मिलेंगी कि ग्रास रूट मूवमेंट से हमें वायरलिटी को, से हम ग्रास रूट्स मूवमेंट से हम वायरल हो सकते हैं, और अपनी मतलब जो वॉइस हमारी मार्जिन, एक मार्जिन के अंदर है, कि अगर मैं अपने यहाँ पे कैंपेन शुरू कर रही हूँ
अपने घर के बाहर तो वही उसी लोकेलिटी में मार्जिन के अंदर है, लेकिन सोशल मीडिया से वो ग्रास रूट मूवमेंट बन गया, पूरे देश में वो मूवमेंट चला सकते हैं, है ना। तो इस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा होता है आपको सोशल मीडिया की मदद से। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखा भी रहे हैं, लिखा हुआ है, पैराग्राफ से आपको ढूंढना है ना, क्योंकि मेन तो पैराग्राफ में आप कैसे ढूंढेंगे, कहाँ लिखा है ये, एक्चुअली पैराग्राफ 3 में नहीं है, पैराग्राफ 2 में है। तो ये लिख रहा है कि पॉलिटिकल लीडर्स कम्युनिकेट डायरेक्टली विद कॉन्स्टिट्यूएंट वाइल ग्रास रूट्स मूवमेंट हार्नेस वायरलिटी टू एम्पलीफाई द मार्जिनल वॉइसेस। ठीक है। वाई सोशल मीडिया डिस्क्राइब्ड एज बोथ बेनिफिशियल एंड हार्मफुल। तो ये क्यों है बेनिफिशियल और हार्मफुल, क्योंकि आपको पता है कि ये ट्रुथ भी तो स्प्रेड करता है, तो इसलिए बेनिफिशियल हो गया, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड कर देता है, तो इसलिए हार्मफुल भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और अगर हम बात करें कि हमें पैराग्राफ में कहाँ पे मिलता है, तो एकदम पहली लाइन लिखी हुई है थर्ड पैराग्राफ की, दैट द सेम प्लेटफॉर्म दैट डिसमिनेट ट्रुथ कैन ऑल्सो प्रोपिगेट द मिस इन्फॉर्मेशन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जैसे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 क्वेश्चन आपको, नहीं सॉरी 5 क्वेश्चन पैसेज वाले मिलते हैं, तो 5 तो आपके पक्की होने चाहिए। बचपन वाली सवाल हैं जो आपके बचपन में रीडिंग कॉम्पिटिशन आता था ना इंग्लिश के पेपर में, वही है सेम। क्या बोल रहे हैं, व्हाट की डेमोक्रेटिक रोल डज सोशल मीडिया प्ले अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो आपको पता है कि सोशल मीडिया क्या रोल प्ले करता है। ऑफकोर्स फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आपको देता है। कहाँ पे मिलता है ये हमें लाइन लिखी हुई, बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखी दिया हुआ है, एट इट्स कोर डेमोक्रेसी थ्राइव द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि एक्टिव वॉइस में हमें कन्वर्ट करना है, पैसिव में दिया हुआ है। द पैकेज वाज डिलीवर्ड टू द हाउस दिस मॉर्निंग। ठीक है। अब हमें पैसिव से एक्टिव में जाना है। ठीक है। तो हमें पता होता है कि जब पैसिव में हमारे पास सिंपल पास्ट होता है, तो हम उसको, मान लो कोई अगर हम सेंटेंस सिंपल पास्ट में दिया है, तो हम इसको सिंपल पास्ट में ही रख रहे हैं, जैसे कि वाज डिलीवर्ड, ये क्या है, इस सेंटेंस को पढ़ के हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट के अंदर है, तो हम इसको एक्टिव पास्ट में रखेंगे, यानी कि सिंपल, नो यूज़ ऑफ वाज वर। ठीक है। वाज वर का यूज़ चला जाएगा, अब सिंपल रहेगा आपके पास डिलीवर्ड। ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको डिलीवर्ड दिखे, कोई आगे यूज़ नहीं, नो हैज़, नो डिलीवर्स, नो डिलीवर, समवन डिलीवर्ड द पैकेज टू द हाउस दिस मॉर्निंग। अगर आप इतनी से भी ट्रिक याद रख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है। ठीक है। आपको दिखा वाज है, एक्टिव में ये वाज वर्ग के यूज़ नहीं होते, क्योंकि देखो मैं बताती हूँ क्या होता है। आपको सिंपल पास्ट का सेंटेंस दिया होता है ना, जैसे लगे ही एट फूड, तो इसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के प्लस वाज वर्ग लगा देते हैं, एंड देन वही सेम सब्जेक्ट, तो इसमें आ जाएगा द फूड वाज ईटन बाय हिम। तो V3 आ जाता है और वाज आ जाता है, इसमें भी वाज है और V3 है, तो इसको हमने पास्ट में बदल दिया, वाज हटा दिया, और ये V3 V2 सेम ही रहता है डिलीवर्ड में, तो डिलीवर्ड। ओके। नेक्स्ट पे जाऊँ, नेक्स्ट पे जाती हूँ। हाँ जी, अब थोड़े बड़े बड़े दिख रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखिए 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट द सेंटेंस कंटेनिंग द होमोनिम ऑफ हाईलाइटेड वर्ड, यानी कि जिस फॉर्मेट में ये इधर यूज़ हुआ है उसी फॉर्मेट में हम किसी और सेंटेंस में भी इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो द किंग ग्यूल्स डोमिनेटेड द फैमिली कोट ऑफ आर्म, द किंग ग्यूल्स डोमिनेटेड द फैमिली कोट ऑफ आर्म्स। सबसे पहले व्हाट इज़ द ग्यूल्स, ग्यूल्स का मतलब क्या होता है, द कलर रेड, ग्यूल्स मतलब हेराल्ड्री, हेराल्ड्राई, द कलर रेड। तो ऑप्शन 2 में भी देखिए, द शेफ प्रिपेयर द सॉस ऑफ डीप ग्यूल्स एंड क्यूमिन, डीप ग्यूल्स यानी कि एकदम लाल रंग की और जीरे की। तो ऑप्शन 2 जो है वो सॉस को डिस्क्राइब कर रही है, इम्प्लाइंग डिफरेंट मीनिंग, लाइक अ प्ले
on gouache or like color usage in food. So 1, 3 and 4 all refer to the heraldry symbols. Okay, आपको समझ में आ रहा है ना क्या मैंने बोला, या सब दिमाग के ऊपर चला गया? अगर नहीं आया समझ में, जो कि मुझे लग रहा है कि आप लोगों को नहीं आया होगा, तो मैं आपको अच्छे से और एक्सप्लेन कर देती हूँ, कोई बात। तो देखिए मैंने निकाला है, देखिए ग्यूल्स का मतलब होता है, ग्यूल्स का मतलब होता है हेरल्ड्राई। हेरल्ड्राई मीन्स कि आपको कह रहा है, ग्लूज का मतलब होता है एकदम रेड कलर, स्पेशली एज यूज्ड ऑन अ कोट ऑफ आर्म्स। सो देखिए देखिए ग्यूल्स होता क्या है, ग्यूल्स आपका होता है रेड कलर, जो कि एक मतलब ऐसा लाल रंग जो किसी मतलब स्पेशली किसी कुल को दर्शाने के लिए, भाई किसी किसी झंडे का, आपको जैसे ऑरेंज, आपको 3 कलर दिख जाए ऑरेंज, एक मैं बना देती हूँ है ना, रुको। मान लो आपको कहीं पे ऐसे दिख जाए, अब मेरे पास ऑरेंज कलर तो है नहीं, तो मैं इसलिए ऐसे ही बना रही हूँ, ऑरेंज वाइट ग्रीन, ऐसे 3 कलर मान लो आपको कहीं पे दिखे, तो आपको ऐसे ही लगेगा ना कि अरे ये तो तिरंगा है। क्या वो तिरंगा है? नहीं ना, वो कलर हैं ऑरेंज वाइट ग्रीन, 3 कलर इकट्ठे बने हुए हैं। लेकिन मतलब तो ग्यूल्स भी एक रेड कलर होता है, बट वो स्पेशली किसी कुल को या किसी कम्युनिटी को डिफाइन कर रहा होता है। जैसे तिरंगों का कलर है वो एक ग्यूल्स, वो ग्यूल्स में नहीं आएगा, वो ट्राई कलर, जैसे ट्राई कलर, ऐसे लाल रंग का जो किसी लाल रंग जो किसी कम्युनिटी को डिफाइन कर रहा है, उसको हम ग्यूल्स कहते हैं। तो ग्यूल्स का मेन है गाढ़ा लाल रंग। तो वो कह रहा है कि कोट ऑफ आर्म, जो हमारे हथियार हैं उन पे जो स्टैम्प लगी है, उस पर हमने ग्यूल्स कलर कराए हैं, ठीक है। तो वही अब जो सॉस बनाई वो भी उसने एकदम डीप लाल रंग की बनाई, तो इसलिए इसका ऐसे आ गया, ठीक है। ठीक है, लेकिन इसमें देखो, जैसे इसमें भी ग्यूल्स आ रहा है, ये सब भी सिंबलाइज कर रहे हैं रेड कलर को ही, लेकिन वो एकदम इससे मैच कर रहे हैं। हमें होमोनिम बताना था, यानी इस ऑप्शन से मैच ना करे बट फिर भी इसका वर्ड का यूज़ करे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब पैसिव में चेंज करना है। यू कैन सेल्डम एक्सेस आर्चीव्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स विदाउट क्लियरेंस। यू कैन सेल्डम एक्सेस आर्चीव्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स विदाउट क्लियरेंस, तो इसको पैसिव में करना है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है आपको सेल्डम, कैन, यू कैन, तो ये आपको पहले देखो, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। तो जब आपने देखा कि यहाँ कैन का यूज़ हो रहा है, तो हमें पता चला कि ये तो मोडाल सेंटेंस है, क्योंकि कैन क्या एक मोडाल है। तो उसमें क्या होता है, जब आपका मोडाल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है एक्टिव में, तो पैसिव में आपके मोडाल के साथ बी लग जाता है एंड देन इट्स द थर्ड फॉर्म। इनकी कैन एक्सेस को हम कर सकते हैं कैन बी एक्सेस्ड। तो जहाँ पे भी आपको ये चीज़ दिखे वही आपका आंसर होगा। तो कैन सेल्डम, तो जैसे है आपका बीच में सेल्डम बी एक्सेस्ड, में नहीं आएगा, माइट नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द एरर। एरर ढूंढने को कह रहा है, देखो क्यों कह रहा है पता नहीं। द एब्सेंस ऑफ बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी इज अ लेसर कंसर्न institution where without informants adheres to the central directive। तो क्या होगा इसका आंसर? ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आधा आधा लिखा है स्लाइड में, तो एक बार मैं पूरा क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ। हाँ जी, तो ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन। द एब्सेंस ऑफ बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी इन द फ्रेमवर्क is a lesser concern compared to the presumption that every supporting institution will, without informants, adheres to the central directive as outlined। अब इसमें एरर किस में है? इसमें एरर है आपके इस सेंटेंस में, adheres to the central directive as outlined। क्यों एरर है? क्यों एरर है आइए समझते हैं इसको। क्योंकि हमने जो है इस्तेमाल की है, एक्चुअली एरर हमारे अध्यर्स के अंदर है। क्यों अध्यर्स के अंदर है?
क्योंकि हमने एक इनकरेक्ट वर्ब का इस्तेमाल कर दिया मोडाल के बाद। क्या गलत क्या है? जो एडहेयर जो होता है, एडहेयर्स जो होता है, ये मोडाल के बाद यूज़ किया गया है, विल मोडाल के बाद, जो कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। जो हमारे मोडाल वर्ब होते हैं जैसे कि विल, कैन, मस्ट, शुड, ये बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होते हैं V1 में। तो इनके साथ सिंगुलर फॉर्म नहीं यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। शुड बी यूज्ड, नॉट दी सिंगुलर फॉर्म, यानी कि आपको बेस फॉर्म यूज़ करनी चाहिए ना विल, कैन, मस्ट के साथ। आप सिंगुलर फॉर्म क्यों यूज़ कर रहे हैं? एडहेयर्स एस क्यों लगा रहे हो इसके साथ? व्हाई आर यू यूजिंग दिस? तो इसलिए ही गलत है फिर। समझ में आ रहा है ना आपको? तो आप देख सकते हैं विल अडहेयर्स, ये वायलेट कर रहा है रूल को, क्योंकि अडहेयर्स आपका सिंगुलर फॉर्म में आ गया। तो अडहेयर्स को रिप्लेस करो अडहेयर के साथ, देन यू कैन यूज विल अडहेयर। ओके, तो ध्यान रखना है कि विल, कैन, मस्ट, ये सब मोडाल के साथ आपको सिंगुलर फॉर्म नहीं लगानी है, यानी जिसमें आपके ई एस एस आते हैं। नो, यूज द प्लूरल, अडहेयर यूज करो। वाई यू आर यूजिंग एस? वाई? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका एरर फाइंड करने का है। मच ऑफ व्हाट अपीयर्स टू बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन रेगुलेटरी authorities are in fact coincidental overlaps. Are facts are, you're using are, जब आपने यहाँ पे much लिख दिया, या तो भाई आपने लिखा था many, ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि आप प्लूरल यूज़ कर रहे हो भाई। when you are using much then you have to use a singular word ना। this is called subject verb agreement, जो कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है आपको। वायर यूजिंग मैनी के साथ आएगा ना आर, तो मच के साथ कब आर आने लग गया? तो मच ऑफ तो एक सिंगुलर अनकाउंटेबल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करता है, तो वर्ब इसके साथ सिंगुलर आएगी, इज आएगा, ठीक है। डोंट यूज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओनली अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कैन डैश द डीपली रूटेड ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया। तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कैन क्या करेगी? वो कैब क्वेश्चन डिसलॉज, ठीक है। तो क्यों नहीं आएंगे ये 3 क्वेश्चन? तो देखिए डिसलॉज का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को हटाना। तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ही हटा सकती है डीपली रूटेड ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया को, तरीके टू रिमूव और फोर्स आउट समथिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड पोजीशन, ठीक है। डिसलॉज याद रखेंगे ना, डिसलॉज यानी कि जो आपका लॉजिक था भैया, जो आपका ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया वाला लॉजिक, जो कि एकदम डीपली रूटेड लॉजिक है, उसको अब हमने डिसलॉज कर दिया, उसे हटा दिया, उसे रिमूव कर दिया, ठीक है। बाकी 3 ऑप्शंस देख लेंगे। जैसे कि परसुएट, तो आपको पता है कि इस काम को मैं परसुएट करूँ कि परसू, कैसे नहीं, यू मस्ट परस्यू दिस थिंग, लाइक इस चीज़ को किसी को कन्विंस करना, या फिर कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, यू मस्ट परसुएट दिस थिंग, यू हैव मस्ट डू, यानी किसी को कन्विंस कर रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए। डिसुएशन ये एक नाउन फॉर्म है जिसमें इनकरेक्ट ग्रामर का इस्तेमाल किया गया है। डिसइल्यूशन यानी कि किसी चीज़ को कि कुछ गुड नहीं है, मतलब जैसा उन्होंने सोचा है वो ठीक नहीं लग रहा। डिसइल्यूजन, लाइक इल्यूजन हम हमेशा क्या सोचते हैं, इल्यूजन मीन्स विच इज़ नॉट ट्रू, पर हम इल्यूजन में मतलब क्या है, हम जो सोच रहे हैं कि मैं ऐसा सोच रही हूँ कि ऐसा हो जाएगा, ये मेरी एक इल्यूजन है जो कि गुड इल्यूजन है। बट डिसइल्यूजन यानी कि ये आपने गलत सोच लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो वो डिसइल्यूजन हो गई, है ना। यानी कि उनको रियलाइज़ कराना कि इट इज़ नॉट गुड एज दे थॉट, ये ठीक नहीं सोचा, ठीक अच्छा सोच रहे हो तो इल्यूजन है, अच्छा नहीं सोचा तो डिसइल्यूजन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फाइनल अप्रूवल इज एक्सपेक्टेड डैश द बोर्ड कन्वेंस नेक्स्ट फ्राइडे। फाइनल अप्रूवल इज
expected when the board convenes next Friday. तो सेंटेंस में आपको क्या दिख रहा है, एक टाइम है जिसमें आपको स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है कि नेक्स्ट फ्राइडे, आने वाले फ्राइडे को ये इवेंट जो है अकर होगा। तो व्हेन का हम एक बिल्कुल ही एप्रोप्रिएट कंजंक्शन है व्हेन, जो हम यूज़ करेंगे जिससे हम एक्सपेक्टेशन टू द टाइमिंग ऑफ द बोर्ड मीटिंग को लिंक कर सके कि जब बोर्ड हमारे नेक्स्ट फ्राइडे को कन्वेंस होंगे तो ऑफ कोर्स ये है कि फाइनल अप्रूवल हमें मिल जाएगा। ठीक है, एट विच का इस्तेमाल क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये आपको स्पेसिफिक पॉइंट और प्लेस के बारे में, विच आपका प्लेस के बारे में बताता है, लेकिन यहाँ पर आपको स्पेसिफिक टाइम के बारे में दिया गया है, दिन दिया गया है, ना कि प्लेस, तो विच इसलिए नहीं यूज़ होगा। ऑन विच आपको स्पेसिफिक डेट और डेज के लिए होता है, लेकिन डेट और डेज तो नहीं, आपको नेक्स्ट फ्राइडे कब, कमिंग फ्राइडे, व्हाट कमिंग फ्राइडे। और वेयर अपॉन तो इमीडिएटली, मतलब जैसे ही बोला वैसे ही आपका विच के साथ आपके आ गया, तो ये भी नहीं इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द co-authors did not expect the backlash dash did the principal investigation। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपका क्या आएगा कि ना तो co-authors ने एक्सपेक्ट किया था, ना ही प्रिंसिपल ने, यानी कि नॉर, है ना, आपका नेगेटिव आर्ग्यूमेंट है, एग्रीमेंट है। तो जब हम दो नेगेटिव क्लॉज को कनेक्ट कर रहे होते हैं तो हम नॉर का यूज़ करते हैं। अगर आपका आगे नॉट आ गया है तो हम नॉर का यूज़ करेंगे, है ना। नॉर डेड किस लिए यूज़ नहीं हो, क्योंकि दो बार डेड हो जाता, डेड डेड थोड़ा ना करेंगे, एक ही बार आता है ना नॉर डेड, तो इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करना है। अ पर्सन हु एब्सटेन्स फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंडल्जेंस, देखिए एक ऐसा पर्सन जिसको किसी भी तरह की कोई भी इंडल्जेंस, यानी कि आसपास की मोह माया सबसे मतलब परे हो गया, तो डैट इज़ एस्थेटिक पर्सन, यानी कि काफ़ी ज़्यादा, सॉरी मोह माया तो नहीं कह सकते हम इसको, क्या कह रहे हैं, मोह माया तो आपको स्पिरिचुअल पर्सन बता देगा। लाइक नास्तिक जो होते हैं, जिनको किसी भी तरीके की भी रीति रिवाज रखना पसंद नहीं होता, मतलब फ्रीली है, किसी चीज़ में नहीं मानते, है ना, तो हम कह सकते हैं एकदम, क्या बोलूँ मैं इसमें, लाइक गलती बताती मैं। देखो एस्थेटिक वो होता है जो ना, हम इसे नास्तिक नहीं कहेंगे, हम इसे एक्चुअली स्पिरिचुअल ही कहेंगे। नास्तिक तो आपका एथीस्ट होता है, आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर। तो एस्थेटिक वो होता है जिसने मतलब सारी तरह की इंडल्जेंसेस, यानी कोई भी मोह माया या बाहरी चीज़ों से अपने आप को हटा दे और एकदम सीवियर डिसिप्लिन वाला बंदा हो। ठीक है, जो मतलब बिल्कुल भी जिसका मन विचलित नहीं हो रहा, तो इसको हम कहेंगे एस्थेटिक पर्सन। ठीक है, तो यही होगा इसका आंसर। बाकी हेडोनिस्ट, साइबराइट, ये तो मतलब जिनको प्लेजर्स की बहुत ही ज़्यादा इच्छा होती है, ठीक है, वो हो गए। एग्नोस्टिक, जो गॉड की एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन करता है, तो हम एग्नोस्टिक कह सकते हैं, बारी को नास्तिक टाइप्स, नॉट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, तो देखो स्पेलिंग बड़ा ही सिंपल है, आप इतनी बड़ी स्पेलिंग देख के डरेंगे नहीं। ठीक है, साइको, 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 साइकी। साइकी क्या होता है भाई, आज तक कुछ साइकी सुना है, तो काट दो भाई पहले तो इसको। तो यहाँ तक तो आपका बिल्कुल सही है स्पेलिंग, साइको तक तो, है ना, साइको तक तो बिल्कुल सही है। थोड़ा छोटा कर लूँ पेन, में सोच रही थी। तो साइको तक तो बिल्कुल सही है, एक मिनट, ये इसको तो काट ही दिया। अब देखिए फार्माकोलॉजी, तो लॉजी तो आपको पता है, जब भी बायो वाली कोई भी चीज़ होती है तो उसकी स्टडी को हम लॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे तो मेरे को लॉजी मिल गया, इसको छोड़ो, तो ये भी ठीक है। तो हमें मेन इस बीच वाले की स्पेलिंग को चेक करना है। तो फार्मा, एक आपको फार्मा पता होगी कि मेडिकल रिलेटेड जो शॉप्स होती हैं उन्हें फार्मा कहते हैं। तो फार्म या फैक्ट्रीज, तो फार्मा होगा ना। फेरे में कुछ सुना है कभी, फेर में,
नहीं सुना ना तो ये भी काटो। फार्मो क्या होता है? देयर इज नथिंग लाइक फार्मो, इट इज फार्मा ओनली, देन कोलॉजी। ठीक है, तो इट विल बी साइको यानी कि माइंड का, फार्मा यानी कि ड्रग, कोलॉजी यानी कि स्टडी, द स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग ऑन माइंड एंड बिहेवियर। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द मिस स्पेल्ड वर्ड। तो कौन सा वर्ड है जो मिस स्पेल्ड है? सुपरसीड बिल्कुल सही, प्रिजर्वेंस बिल्कुल सही, प्रिविलेज, प्रिविलेज बहुतों को ये ठीक लग रहा होगा बट इट इज एक्चुअली रॉन्ग। ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन इज रॉन्ग। बताऊँ क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन था असली में उसमें आपको ये दिया हुआ था प्रिविलेज, ओ सॉरी नो, तो क्वेश्चन इज राइट। प्रिविलेज में आपका डी का इस्तेमाल नहीं होता, आपका सिंपल आएगा प्रीविलेज, प्रिविलेज, नो डी बिफोर जी। ठीक है, स्पेशल राइट और एडवांटेज, किसी को एक स्पेशल एडवांटेज मिलता है यानी कि इसको तो प्रिविलेज है इस चीज़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम बताना है प्यूसेंट का। देखिए अब आपकी क्वेश्चन आ गए हैं उसके वोकैब के थोड़े बहुत, तो करना ही पड़ेगा। प्यूसेंट, अब चलिए समझते क्या है वोकैबलरी, याद भी करने की कोशिश करेंगे। प्यूसेंट, प्यूसेंट का एंटोनिम होता है फीबल। सबसे पहले व्हाट इज प्यूसेंट, यानी कि माइटी, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग। पुइसेंट, पुइसेंट, ठीक है, पुइसेंट, तो पुइसेंट, ठीक है, पी से आपका बन रहा है पावरफुल। ठीक है, सेंट यानी कि आप मान लो सेंट, नॉट स्पेलिंग याद रखना, पता चले स्पेलिंग गलत कर दो। आप ऐसा मान लो कि आपका लिखा हुआ है प्यू से आप लिख लो पावरफुल सेंट, पावरफुल साधु, तो इसका मतलब ऑफ कोर्स पावरफुल होगा ना। फीबल यानी कि जो डरा, वीक, लैकिंग फिजिकल स्ट्रेंथ, तो फीबल आप कह सकते हैं वीक होता है, यानी कि फियर। वीक कौन होता है? जिसके अंदर फियर होता है, यानी कि फियर यानी कि वीक पर्सन, तो इसलिए ये नहीं होंगे। बाकी ये जो तीनों ऑप्शंस हैं जैसे कि पोटेंट, विगरस, फॉर्मिडेबल, ये सब भी आपकी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपके एंटोनिम नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईडियम है मूव हेवन एंड अर्थ, मतलब धरती और अपना हेवन, अपना क्या कहते हैं स्वर्ग, दोनों को हिला दिया, यानी कि पूरा हर चीज़ करना, टू डू एवरीथिंग पॉसिबल। ठीक है, टू अचीव समथिंग, टू एक्सर्ट मैक्सिमम एफर्ट, यानी कि धरती भी हिला दी हमने, स्वर्ग भी हिला दिया, कोई भी इम्पॉसिबल था, हमने सब चीज़ पाने के लिए एकदम मल्टीपल एफर्ट्स लगा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, एंटो से सॉरी सिनोनिम ऑफ एब्नीगेट। अच्छा जी, एब्नीगेट का सिनोनिम पूछ रहा है। अब आधों को तो, आधों क्या आई थिंक 90% को एब्नीगेट का ही मतलब नहीं पता होगा। तो एब्नीगेट का मतलब होता है टू गिव अप और रिजेक्ट समथिंग, राइट्स, बिलीव्स, डिज़ायर्स। ठीक है, एब्नीगेट यानी कि गिव अप, या फिर यूँ समझ लो किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना। तो अब नहीं, अब नहीं, इसको तोड़ लो, अब नहीं, नी, अब नहीं, गेट यानी कि गेट आउट, गेट खड़ा है, गेट है ना, वहाँ से निकलो, रिजेक्ट कर दिया, अब नहीं, गेट, अब नहीं, अब नहीं। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा आप बताओ? यानी कि इसका सिनोनिम हो जाएगा रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब भी होता है टू फॉर्मली डिक्लेयर वंस अबैंडोनमेंट ऑफ अ क्लेम और राइट। ठीक है, इसका मैं डिटेल बता देती हूँ, रुक जाओ, ऐसे तो मैं समझ नहीं अब देखो, अब समझो ना, थोड़ा डिटेल में ठीक रहता है। देखो, अबनीगेट का तो मैंने बता दिया, टू गिव अप और रिजेक्ट समथिंग स्पेशली डिजायर्स, बिलीव्स और राइट। ठीक है, तो अब नहीं, हमने क्या करा, कुछ रिजेक्ट कर दिया, अबनीगेट, अब नहीं,
अब नहीं, ठीक है, अब नहीं। तो देखिए मॉन्क एबनिकेट ऑल वर्ल्डली प्रेशर, तो मॉन्क ने क्या कहा, नहीं, अब नहीं चाहिए मुझे सारे वर्ल्डली प्लेजर, अब नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऐसे रिनाउंस का मतलब भी होता है कि हम कहते हैं ना वो रिनाउंस कर रहे हैं, यानी कि साधना में चला गया, यानी कि उसने सारी जो फॉर्मली रिजेक्ट कर दिया चीज़ों को, ठीक है, बिलीफ क्लेम या हैबिट को उसने रिजेक्ट कर दिया कि अब ये हैबिट मैं रिजेक्ट करता हूँ, अब मैं अपने आप को रीनाउंस करूँगा, री इस्टेब्लिश करूँगी, कहते हैं समझ लो री इस्टेब्लिश करना है कि अब मैं पुरानी आदतों को अब नहीं करूँगा और अपने आप को री इस्टेब्लिश करूँगा, ठीक है। बाकी आपको जो 2 वर्ड और दिए गए थे जैसे कि एसीड और इंडल्ज, एसर्ट। एसीड का मतलब होता है किसी की रिक्वेस्ट को मान लेना, तो ये तो सिनोनिम हो गया, मतलब सॉरी एंटोनिम हो गया। टू अलाउ वन सेल्फ टू एन्जॉय प्लेजर, इंडल्ज, नो, ये भी एंटो हो गया। एसर्ट यानी कि टू स्टेट और डिक्लेयर समथिंग कॉन्फिडेंटली एंड फोर्सफुली, ये भी आपका एंटो हो गया। तो अगर अब हम की टेक अवेज पढ़ें जो हमने पूरा पढ़ा है, तो थोड़ा बहुत यानी कि जो मेन पॉइंट्स थे, बाकी तो सिंपल क्वेश्चंस थे, जो मेन पॉइंट था, एक ग्रामर में हमने एक नई चीज़ सीखी है कि नो सूनर के बाद आपका डैन आएगा, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में टेंस नहीं बदलता। वॉइस में हमने क्या सीखा कि जब हम पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो यूज़ समवन एज द सब्जेक्ट, जब हमको नहीं पता कि कौन सब्जेक्ट है तो आप समवन यूज़ कर सकते हैं एज पर द सब्जेक्ट। उसके बाद हमने वोकैबुलरी पढ़ी जिसमें हमने पढ़ा पुसेंट का मतलब होता है पावरफुल, एस्थेटिक मतलब सेल्फ डिसिप्लिन एंड एबनीगेट मतलब रिनाउंस, ओके, जो हमने अभी ही पढ़ा एबनीगेट। देखिए अब मैं आपको ना एक जो हमने पूरा आपका 45 मिनट का लेक्चर लिया 40 मिनट्स का, उसका एक पूरा ओवरव्यू आपको मैं देना चाहती हूँ इसके माध्यम से। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज के जो एसेंशियल्स होते हैं उनको एक मॉक टेस्ट के थ्रू ब्रेक डाउन कर रहे हैं। सबसे पहले हम पैराग्राफ्स को समझेंगे कि हम क्या देखा, जो हमारे कोहेरेंट पैराग्राफ्स होते हैं। देखिए क्या होता है आपका इसमें, सबसे पहले जो मानो आपके PQRS वाले क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मेन थीम को आप समझेंगे, आइडेंटिफाई द मेन टॉपिक, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक डिटेल जो उसकी सपोर्टिंग डिटेल हो गया, कोई स्ट्रैटेजी बता रहे हैं वो, फिर पॉजिटिव आउटकम या लिंकिंग स्टेटमेंट एंड देन फाइनल इनसाइट को हम इसमें यूज़ करते हैं PQRS वाले क्वेश्चंस में। ग्रामर के लिए हमने क्या क्या सीखा, देखिए आज एक हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सीखा, मच ऑफ, नो, मच ऑफ के साथ आप आर का यूज़ नहीं कर सकते, मच ऑफ के साथ आप यूज़ करेंगे इज़ का, ठीक है। फिर हमने देखा मोडाल वर्ब के बारे में कि विल कैन मस्ट के साथ आपको अडेयर्स नहीं लिखना, से अपनी सिंगुलर नहीं लानी, प्लूरल लिखनी है क्योंकि ये मोडाल हैं, ठीक है। इसके साथ सॉरी, हाँ यही सॉरी क्यों यही। फिर हमने नो सूनर के साथ पढ़ा कि नो सूनर के साथ आपका दैन आता है, वैन नहीं आता, ठीक है। फिर हमने आस्क को हम कैसे बदलेंगे, आस्क्ड टू में बदल देते हैं, आज हमने सीखा है। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा है, हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीखे, चलिए तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में पता चल गया, इसको छोड़िए। हमने स्पीच सीखी कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, प्रोनाउन का चेंज होता है, टाइम एक्सप्रेशन का चेंज होता है, डैट को हम कोटेशन मार्क में बदल देते हैं, पैसिव टू एक्टिव में मोडाल स्ट्रक्चर में है ना, जैसे देखो आई सो हिम शी हैड सीन हिम, आई सो हिम शी हैड सीन हिम लास्ट नाइट प्रीवियस नाइट, तो अब देख सकते हैं। और अब हाँ मेन जो मैं जिस चीज़ को पढ़ाना चाह रही थी वो आपका मेन जो वोकैब पावर अप, इसको पढ़ना था मेन मैंने आप लोगों के साथ। पहला हमने पढ़ा इडियम मूव हेवन एंड अर्थ, यानी कि टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव समथिंग स्ट्रॉन्ग और इम्पॉसिबल विद ऑल एफर्ट्स।
सिनोनिम पढ़ा हमने एबनिगेट का, अब नहीं, यानी कि क्या, रिनाउंस, अब नहीं। हाँ जी, नेक्स्ट देखेंगे प्यूसेंट यानी कि पावरफुल, एसेटिक जो एकदम डिसिप्लिन बन जाए, डिसलॉज, ठीक है, डिसलॉज यानी कि डिस कर दिया, डिस 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 कर दिया, यानी कि समथिंग, रिमूविंग समथिंग फ्रॉम द फिक्स पोजीशन। और नेगेटिव आइडियाज़ के लिए हम नॉर यूज़ करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही था। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। थैंक यू।